नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और हमने देखा था कि 1579 ईस्वी में अकबर ने सारे धर्मों को एक साथ लाने के लिए मजहरनामा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने मजहरनामा की शुरुआत कब की थी, तो आप बताएंगे 1579 ईस्वी में। ठीक है, किस लिए की थी? तो सारे धर्म, जितने भी विभिन्न विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, इन सभी को एक साथ लाने के लिए मजहरनामा की शुरुआत की गई थी। इसी से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा मुगल काल आज हम लोग कंप्लीट कर ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मजहरनामा, यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मजहरनामा को किसने तैयार किया था? तो अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। आखिर दोस्तों ऐसा क्या था कि अकबर जो था वो सारे धर्मों के प्रति सहानुभूति रखता था। देखिए, दो तीन चीज बातें अकबर के बारे में जान लीजिए। अकबर का जन्म हुआ था, एक हुमायूं का बेटा था, तो मुस्लिम वंश में इसका जन्म हुआ था, और मुगलों के वंश में जन्म हुआ था इसका। लेकिन इसका जो लालन पालन हुआ था यह बीरसाला, छत्रसाल के बीरसाला के घर में हुआ था। क्योंकि हुमायूं जब शेर शाह सूरी से हार जाता है तो वो तो भटकता रहता है, तो उसने बीरसाला के जो छत्रसाल के जो शासक थे वीरसाल, उन्हीं को दे देता है अपना पुत्र और अपनी बीवी को कि आप इनको पोसिए पालिए, और जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं इनको अपने साथ ले लूंगा। तो क्षत्रिय धर्म में पले बड़े होने के कारण जो अकबर था वो क्या था कि हिंदू धर्म में रुचि लेता था, और हिंदू धर्म के प्रति उसके मन में सहानुभूति थी, और आगे चलकर इसने समान धर्म का पालन किया। किसी भी धर्म के साथ ये भेदभाव नहीं करता है। पूरे शासन काल में अकबर जैसा, पूरे मुगल शासन काल में अकबर जैसा शासक आपको नहीं मिलेगा जो पूरे, देखिए, इसने जजिया कर हटा दिया, तीर्थ कर हटा दिया, बहुत सारे ऐसे कर हटा दिए जो हिंदू धर्म पे लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया शासक था, और ऐसा माना जाता है कि मुगल काल का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो मजहरनामा की शुरुआत किसने की थी? तो यह मजहरनामा को तैयार किसने किया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक, और मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा है? तो स्मिथ और बुलजले हेग ने कहा था। ठीक है, और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन आपसे कुछ पूछता है कि सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि किसने धारण की थी? तो अकबर ने धारण की थी। क्यों धारण की थी? तो मजहर जारी करने के बाद 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी करने के बाद अकबर ने यह उपाधि धारण की थी। ठीक, और आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ, और उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक, और जहांगीर ने दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुअस्पा और सिंहस्पा, ठीक, ये शासन व्यवस्था किसने चलाई थी? तो जहांगीर ने चलाई थी। और ये जो सैनिक व्यवस्था थी, ये दुअस्पा के मतलब होता है कि जिसके साथ दो घोड़े रहते थे, और सिंहस्पा के मतलब होता है दो से ज्यादा घोड़े जिसके रहते थे उसको सिंहस्पा कहा जाता था। ठीक है, और 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई है। यह संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1615 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? तो राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच हुई थी। ठीक, और ये राणा अमर सिंह किसके बेटे थे? तो यह किसके बेटे थे? तो ये किसके राणा प्रताप के बेटे थे। राणा अमर सिंह जो थे ये राणा प्रताप के बेटे थे। ठीक, अब देखते हैं, अब कुछ प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माण एवं वर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1565 से 1573 के बीच में करवाया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे
अकबर ने बनवाया था। ठीक, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फतेहपुर सीकरी का किला या फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने ही करवाया था। कब करवाया था? तो 1571 से 1585 ईस्वी के बीच में करवाया था। उसी तरीके से हमारा अगला है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1591 ईस्वी में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक, निसात बाग, ठीक है, निसात बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आसिफ खान ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1633 ईस्वी में करवाया था। उसी तरीके से ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? तो 1631 से 1648 ईस्वी में करवाया था। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज महल की याद में करवाया था। ठीक है, मुमताज इसकी बीबी का नाम था और ये इतना प्यार करता था अपनी बीबी से कि 18 साल में मुमताज से 14 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 14 बच्चे हुए। और 14वां बच्चा देते हुए इसी मुमताज की मृत्यु हो जाती है, जिसकी याद में शाहजहां ने 1631 से 1648 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो 18 साल की उम्र में, मतलब 18 साल के वैवाहिक जीवन में मुमताज से इसके 14 पुत्र होते हैं और 14वां पुत्र के प्रसव के दौरान मुमताज की मृत्यु हो जाती है। इतना प्यार करता था शाहजहां इनसे कि पूछे मत, और इनकी याद में ये ताजमहल भी बनवा दिया। ठीक, और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1650 से 1656 ईस्वी के बीच करवाया था। उसी तरीके से लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, जहां पे झंडा वंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन। ठीक, तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। कब करवाया? तो 1638 से 1648 ईस्वी के बीच। ठीक, हवा महल कहां पे है? तो जयपुर में है। और इसको किसने बनवाया है? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक, कब बनवाया था? तो सन 1799 ईस्वी में बनवाया था। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। विलियम हॉकिंस, जिसका कार्यकाल 1608 से 1611 ईस्वी है, जहांगीर के दरबार में आगरा में भेजे जाने वाला ब्रिटिश राज जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। और यह किसका राजदूत था? तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। और जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो था और जहांगीर से अजमेर में मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर थॉमस रो जहांगीर से कहां पे मिला था? तो और अजमेर कहां है? राजस्थान में। तो राजस्थान में मिला था। ठीक है, और ये कब आया था? तो दूसरे शिष्टमंडल का जब नेतृत्व करने आया था तो आया था। ठीक है, और जहांगीर ने हॉकिंस को यानी विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। ठीक है, क्यों करा दिया था? क्योंकि जो विलियम हॉकिंस था ये फारसी बड़ा अच्छा बोलता था। तो इसके फारसी बोलने के इतना अच्छा ये फारसी बोलता था जिससे जहांगीर खुश होकर इसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है और आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा देता है। ठीक, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटर मुंडी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे शाहजहां के काल में आया था। ठीक, और जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकला उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। ठीक है दोस्तों, और सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल उस्र यानी ये नादिर उल उस्र अस्र की उपाधि किसके दी थी? तो उस्ताद मंसूर को दी थी। और नादिर उद जमा की उपाधि किसकी दी थी? तो अबुल हसन को दिया गया था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और उस्ताद मंसूर
प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महाभारत हासिल था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ या चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चित्रकार की विशेषता पक्षी विशेषज्ञता से थी, तो आप बताएंगे उस्ताद मंसूर। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चित्रकार की विशेषता व्यक्ति चित्र बनाने में थी, तो अबुल हसन को थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी, तो जहांगीर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में लिखा था। ठीक, और एतमादुद्दौला का मुकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। और ये नूरजहां कौन थी, तो ये नूरजहां जहांगीर की बीबी थी। ठीक है, जहांगीर की बीबी थी और सुनने में आता था कि ये बहुत सुंदर थी। ठीक, और एतमादुद्दौला का मुकबरा किसके लिए बनाया गया था, तो नूरजहां की एक पिता थे जिनका नाम था मिर्जा गयास बेग, इन्हीं की याद में एतमादुद्दौला का मुकबरा बनाया गया था। ठीक है, और यह पिट्रीयूरा से बना था। ये मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल के किस काल में पहली बार पिट्रूड्यूरा का इस्तेमाल किया गया था, तो इसी एतमादुद्दौला का मुकबरे में इस्तेमाल किया गया है। और यह पहली कृत है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई थी। ठीक, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। देखिए, जब अकबर का पुत्र नहीं हो रहा था ना, तो इसी दरगाह पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे गया था, तो उनका बेटा जहांगीर हुआ था। किसका बेटा, तो अकबर का बेटा जहांगीर हुआ था। जहांगीर किसका बेटा था, अकबर और जो जोधाबाई थी उनका बेटा था। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी दिल्ली में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है, तो फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी कहां है, तो उत्तर प्रदेश से आगरा से 44 या 45 किलोमीटर दूर है। ठीक, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां है, तो आप बताएंगे दिल्ली में है। ठीक है, और लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। तो ये कौन था, ये लाडली बेगम कौन थी, तो ये लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। ठीक, और महावत खान ने वर्ष 1626 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, तो महावत खान ने किया था। कब किया था, तो 1626 ईस्वी में किया था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है, तो जिंदा पीर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता था, देखिए औरंगजेब धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये बहुत ही मतलब उच्च चरित्र का व्यक्ति था। देखिए जितने भी शासक मुगल शासक हुए ये कईयों शादी किए, लेकिन औरंगजेब एक ऐसा शासक है जिसने सिर्फ एक औरत से शादी किया। ठीक, और उसी के साथ मेहरुनिसा नाम था शायद इनका, उन्हीं से इन्होंने शायद शादी किया। ठीक, और बड़ा ही उच्च व्यक्ति था ये शासक होते हुए भी अपनी जो आजीविका था वो टोपी बुन करता था। यानी शासक होते हुए भी सोचिए ये बंदा टोपी बिनता था और उसको बेचता था मार्केट में, और जो पैसा मिलता था उसी से अपना ये खर्च चलाता था। औरंगजेब इतना बड़ा चरित्र कैसे हो सकता है कि इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद ये बंदा सिर्फ टोपी बिनता था, लेकिन धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। हालांकि हिंदू धर्म के प्रति ये बड़ी नफरत रखता था और हिंदुओं को काफिर समझता था, अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए इसकी बड़ी बुराई की जाती है। देखिए मुगल वंश का अंत होने का कारण भी यही औरंगजेब ही है। इसकी जो नीतियां थी ना, देखिए हिंदू साम्राज्य में रह, भारत में क्या थे, ज्यादातर हिंदू थे, और हिंदू राज्य में ही रह के आप हिंदुओं से बैर रखेंगे तो कहां तक चल पाएंगे। इसकी जो नीतियां थी वो हिंदू विरोधी थी, इसी कारण इसका पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन व्यक्तिगत
व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब बहुत अच्छा था, ठीक है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है और ये औरंगजेब का ही पुत्र था, ठीक है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और यही फर्रुखसियर जो सवाई जयसिंह हैं उनको सवाई की उपाधि दिया था, ठीक। और रफी उद दरजात, इसको क्या नाम जाना जाता था, इसका प्रसिद्ध नाम था कठपुतली शासक। किसका, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में किसको कठपुतली शासक कहा जाता है, तो रफी उद दरजात को कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला है कि मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था क्योंकि ये इतना ही बेशरम आदमी था कि ये नंगे कोई बिना कपड़ा पहने ही दरबार में चला जाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको रंगीला कहा जाता था। और ये क्या करता था, जो इसका स्त्रियों के साथ नंगे ही दरबार में चला जाता था, इसलिए इसको रंगीला नाम दिया गया था। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है, जफर बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। चलिए, उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। किसकी माता, तो मैंने बताया ना कि जहांगीर की माता थी जगत गोसाई, ठीक। और 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज महल, यही मुमताज थी जो शाहजहां की बीबी थी। और 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आप दिल्ली में जो जामा मस्जिद देखते हैं ना, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ही करवाया था। और उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासन काल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के तहत करवाया था, ठीक है। और ये जो दारा शिकोह था, यह हिंदू धर्म के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन इसका जो भाई था औरंगजेब, वो बड़ा कट्टर था, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। कई बार आपसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था, तो दारा शिकोह ने करवाया था। कब, किस नाम से करवाया था, तो सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। और दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के कारण लेनलूप ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनलूप ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी है, तो दारा शिकोह को दिया था, ठीक। और मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दी। सिजदा और पैबोस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिजदा और पैबोस को किसने लागू किया था, तो बलबन ने लागू किया था। किसने समाप्त किया था, तो शाहजहां ने समाप्त किया था। और मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो औरंगजेब का हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1558 ईस्वी को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। इसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन था, तो देवराई का युद्ध था। और औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया था। औरंगजेब ने बीजापुर में 1686 में कब्जा किया था और गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में कब्जा किया था। यह डेट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि औरंगजेब ने बीजापुर पे कब्जा कब किया था, तो आप याद रखेंगे 1686 ईस्वी में। बस डेट याद रखना है, ठीक। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कब किया था, तो 1687 ईस्वी पर अधिकार किया था, ठीक। और औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कितने थे, तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासन काल में थे, तो औरंगजेब के शासन काल में थे। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया जाएगा, ठीक है। चलिए, औरंगजेब के शासन काल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। यह मराठों से बड़ा जलता था।
इसका मतलब औरंगजेब की एक ये भी देखिए कि औरंगजेब क्या हुआ था, मराठों से बड़ा जलता था, लेकिन इसके जो सेनापति थे ज्यादातर मराठे थे, ठीक है। और कितने प्रतिशत हिंदू थे? 31.6% हिंदू थे इसके सैनिक में, ठीक है। और अकबर काल में यह अनुपात 22.5% और शाहजहां के काल में यह अनुपात 22.4% था। और महान अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। कब किया था? तो 1679 ईस्वी में किया था, ठीक। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच कराया था। और इसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और यह कहां पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। आप लोग कभी जाइए, ये देखिए, इसको कहा जाता है ना कि ये ताजमहल की 2 कॉपी है, मतलब डुप्लीकेट है, जैसे कहते हैं ना कि डुप्लीकेट। तो ये कोशिश किया था कि ताजमहल जैसा बनवा दें, लेकिन बन नहीं पाया था, ठीक है। तो इसे क्या कहता है? इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि यह ताजमहल का नकल करवाया था इस बीबी का मकबरा बनवाने में, लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पाया, ठीक है। और मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। हाँ, मेहरुनिसा जो थी औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक। और औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। किसे प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने जहां आरा कौन थी? तो जहां आरा जो थी ये शाहजहां की पुत्री और औरंगजेब की बहन थी, सबसे बड़ी बहन थी, ठीक है। तो साहिब उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो आप बताएंगे जहां आरा को प्रदान किया था। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे शाहजहां ने। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक। और मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था और वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शैतानपुरी संबंधित है तो वेश्याओं को रहने के लिए स्थान से संबंधित है और मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? तो 33 वर्ग है। और अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। और मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में माल शब्द किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भू राजस्व से संबंधित है, ठीक है। और पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत आया था। कब आया था? 1605 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दरोगा कहा जाता है। और चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। और चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। और अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम कौन था? तो दास्तान ए अमीर हमजा था। और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो जहांगीर था वो कहता था कि अगर किसी एक चित्र में किसी ने आंख बनाया है,
किसी ने नाक बनाया हो, किसी ने होठ बनाया हो, तो मैं बता सकता हूं कि किसने आंख बनाया है, किसने नाक बनाया है और किसने होठ बनाया है। ठीक है, ये जहांगीर कहता था, क्योंकि ये चित्रकला में इतना पारखी था। ठीक, और औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम का विरोधी मानकर उसे पाबंदी लगा दी। लेकिन औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। देखिए, ये जिसका विरोध करता था वही इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा थे। ये हिंदुओं से बड़ा जलता था, हिंदुओं से, खासकर मराठों से। सबसे ज्यादा इसके सेनापति कौन थे? तो मराठे ही थे। ठीक, ये संगीत को विरोधी, मतलब इस्लाम का विरोधी मानकर इसने संगीत को बंद करवा दिया। लेकिन इसी के शासनकाल में सर्वाधिक संगीत पुस्तकें लिखी गई। ठीक, और औरंगजेब खुद संगीत का बड़ा विरोधी था, लेकिन बड़ा ही बढ़िया बीड़ा वादन करता था। तो औरंगजेब संगीत का विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल का कौन सा शासक संगीत का विरोधी होने के कारण भी बीड़ा वादन सबसे अच्छा करता था? तो ये औरंगजेब था। और तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोड़ी राग किस समय गाया जाता था? तो प्रातःकालीन गाया जाता था। और हरिदास संप्रदाय ने के संगीत आचार्य केंद्रों की संख्या 5 थी और वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। और उनके शिष्य थे जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। और ये तानसेन किससे संबंधित है? तो अकबर के नवरत्न से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन अपना जब सुर छोड़ते थे तो आसमान में बादल घेर लेता था और बारिश होने लगती थी। ठीक है, और अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। और ये इतना बढ़िया गाते थे ये लोग कि ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन जब अपना राग छोड़ते थे ना, जब राग अपना वो करते थे तो आसमान में बादल छा जाता था और बारिश होता था। ऐसा अब सही है कि नहीं? अब उस समय के लोग ही बता सकते हैं, उस समय के लोग तब मिलेंगे नहीं। तो तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वीणा विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो यह तानसेन को प्रदान किया था। और तानसेन का पुराना नाम क्या था, यानी मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। और बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ कौन था? तो बिलास खां था। और माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदरसा ए बेगम का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे माहम अनगा ने करवाया था। ये माहम अनगा कौन है? तो ये माहम अनगा जो है यह अकबर की धाय माता थी। धाय माता क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने इनको जन्म दिया, जैसे अकबर की जो माता थी वो तो भाई अकबर के साथ रही नहीं, तो अकबर का जो लालन पालन कौन किया था? तो माहम अनगा ने किया था। तो जो लालन पालन करता है उसी को कहते हैं धाय माता। ठीक, और मुगल कालीन लेखक एवं उसकी पुस्तकें देख लेते हैं। तो देखिए लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या लिखा है? तो तबाकते अकबरी लिखा है। ठीक, फिर अब्बास खां सरवानी ने क्या लिखा है? इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो तारीखे शेर शाही लिखा है। हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ताजुल मासीर है। ठीक, उसी तरीके से मिर्जा मोहम्मद काजिम ने क्या लिखा है? तो आलमगीर नामा लिखा है। ठीक, और चंद्रभान ब्राह्मण ने क्या लिखा है? तो चहार चमन लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चहार चमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे चंद्रभान ब्राह्मण थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मोतबिंद खां पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप मोतबिंद खां के पुस्तक का नाम क्या है? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल का राजनीतिक इतिहासकार कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी था। और उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन
किया है। और सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली है। और शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह यानी कि सन 1719 से सन 1748 ईस्वी था। और शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1559 से 1806 ईस्वी तक था और उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। और शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है? तो सन 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। और इसका वास्तविक नाम कौन था? तो अली गौहर था। और फारसी मुगलों की राजभाषा थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो आप बताएंगे फारसी थी। ठीक है। और नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। और मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नस्तालिक या शिकस्त लिखने में निपुण कौन था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब था। और अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं से 18वीं शताब्दी का वैष्णव उपनाम नगरीदास राधा का सेवक था। और रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। और ये कब लिखी गई थी? तो 1555 से 1617 ईस्वी में लिखी गई हैं। और चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी, जिसे एक प्राकृतिक तालाब भी था, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था जो बाद में चलकर अमृत सरोवर बना। ठीक। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आप बताएंगे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। कब किया था? तो 1604 ईस्वी में। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मनसद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसनद प्रथा किससे संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। और इसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग, यानी जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक, तो 100 रुपए का 10वां भाग क्या होगा? 10 रुपया होगा। तो 10 रुपए आपको इस मसनद में जमा करना पड़ेगा, यानी कि 10वां भाग गुरु को देना पड़ेगा। और सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं तथा अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव एवं रैदास नाम के उपदेश समाहित हैं। ठीक। हमारा अगला है कि प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य। तो गुरु नानक ने क्या किया था? तो सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद ने क्या किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। वहीं अगर बात की जाए गुरु रामदास की, तो अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक। और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। और बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण सेन अथवा लक्षण सेन था। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सन 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खां उर्फ निजाम उल मुल्क ने की थी। ठीक है। और 18वीं शताब्दी की सबसे सर्वश्रेष्ठ
18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा अजमेर का सवाई जयसिंह था। और इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो अब फर्रुखसियर ने दी थी याद, ठीक है, फर्रुखसियर ने दिया था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया था। और दिल्ली में जय सिंह ने दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है, तो ये रहा आज आपका कंप्लीट मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है, मराठा के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस शिवाजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग एंट्री कर जाएंगे सीधे पॉलिटी में। उसके बाद हम लोग अब हम अगली क्लास में मराठा के पढ़ने के बाद हम लोग पॉलिटी में इंटर कर जाएंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में मैंने ग्राफ और तालिका आप लोग को करा ही दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी बार बार देखते रहिए और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। अब देखिए अंतिम समय है, अब आपका सितंबर चल गया तो अक्टूबर में आपका पेपर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।